डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते हो, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते हो, पोलराइजेशन ऑफ लाइट होती है वो आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते हो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, डायफ्रैक्शन है। ये बहुत सारी ऐसी फिनोमिनाज है जो इस बात को इंडिकेट करती है कि लाइट की नेचर जो है वेव नेचर है। एक्सपेरिमेंट बताते हैं लाइट इंटरफेरेंस करती है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहता है कि लाइट इंटरफेरेंस करती है। फ्रानहोफर और फ्रेस्नेल के एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि लाइट डायफ्रैक्शन भी करती है। तो आप कह सकते हैं कि ये बात बहुत ही क्लियर है कि लाइट इंटरफेरेंस भी करती है और लाइट डायफ्रैक्शन भी करती है। तो जब लाइट इंटरफेरेंस भी करती है और लाइट डायफ्रैक्शन भी करती है तो इसका मकसद ये हुआ कि लाइट की नेचर वेव नेचर है, क्योंकि इंटरफेरेंस करना वेव्स की प्रॉपर्टी है, डायफ्रैक्शन करना वेव्स की प्रॉपर्टी है, पोलराइजेशन करना वेव्स की प्रॉपर्टी है। तो इसका मकसद है कि जो प्रॉपर्टीज वेव के अंदर होती है वो सब के सब प्रॉपर्टीज लाइट के अंदर है। तो एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि लाइट वेव है, एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि लाइट पार्टिकल है। वाइस बंद है। मसला है। वाइस का आ रहा है, बेटा वाइस आ रहा है। वाइस आ रहा है बेटा। देखिए बेटा, तो आप कह सकते हैं कि बेटा एक्सपेरिमेंट्स जो है, जो इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट है, डायफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट है, पोलराइजेशन के एक्सपेरिमेंट है, ये सब के सब एक्सपेरिमेंट ये बात कहते हैं कि लाइट की जो नेचर है वो वेव नेचर है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लाइट की नेचर वेव नहीं है। मैक्सवेल की थ्योरी कहती है कि लाइट की नेचर वेव है और वो मैथमेटिकली प्रूव्ड और एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड एक थ्योरी है, तो उसको भी आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो आप कह सकते हैं कि साइंस के सामने, फिजिक्स के सामने बहुत बड़ा इशू आया कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फिजिक्स के ये बता रहे थे कि लाइट की नेचर वेव नेचर है, जबकि ये जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, कम्पटन इफेक्ट आया और पेयर प्रोडक्शन और एनिलेशन ऑफ मैटर के जो प्रोसेसेस हमने पढ़े, ये सब के सब प्रोसेसेस कहते हैं कि लाइट की नेचर पार्टिकल है। अगर लाइट की नेचर हम पार्टिकल मानते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर लाइट की नेचर हम पार्टिकल मानते हैं तो कम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन अगर लाइट की नेचर हम वेव मानते हैं तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, एनिलेशन को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है जो हमने 17 चैप्टर के अंदर पढ़े। ये सब के सब जो चीजें हैं ये इस बात को इंडिकेट कर रही है कि लाइट की नेचर पार्टिकल। अब यहाँ पे एक जो है वो आप कहें कि एक डेडलॉक आया फिजिक्स के अंदर कि ये जो है लाइट की नेचर क्या है। ठीक है, उस वक्त जो है वो ये समझा जाता था कि फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है और फिजिक्स के अंदर कोई भी नया लॉ, नई चीज डिस्कवर होने के लिए नहीं रही। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट आए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई, इस बात ने
एक बहुत बड़ा आप कहें कि एक इशू क्रिएट किया कि लाइट की नेचर कौन सी है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कह रहे थे कि लाइट की नेचर वेव है, एक्सपेरिमेंट ही कह रहे थे कि लाइट की नेचर पार्टिकल है। तो यहाँ पे एक बंदा था जिसको हम डी ब्रोगले कहते हैं, जिसका नाम है, जिसको सिंपली डी ब्रो कहा जाता है। तो डी ब्रो ने अपने पीएचडी के थीसिस के अंदर नया कॉन्सेप्ट या आइडिया पेश किया, जिसको हम कहते हैं डी ब्रोगले हाइपोथेसिस। ये उसने अपनी पीएचडी के थीसिस के अंदर एक बिल्कुल नोवेल आइडिया पेश किया था कि जिसको उस वक्त एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल था। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि डी ब्रोगले की हाइपोथेसिस क्या है, या किस तरह से डी ब्रोगले की हाइपोथेसिस ने फिजिक्स का बहुत बड़ा मसला हल किया कि लाइट की नेचर क्या है। ठीक है, तो अब उसको डिस्कस करते हैं बेटा। अब डी ब्रोगले हाइपोथेसिस क्या कहती है बेटा? डी ब्रोगले की हाइपोथेसिस के अंदर डी ब्रोगले ने ये कहा कि हम मान लेते हैं कि लाइट वेव है, क्योंकि लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी है जिनको देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि लाइट की ज्यादा प्रॉपर्टीज जो है वो वेव वाली है। तो डी ब्रोगले ने कहा कि मान लेते हैं कि लाइट वेव है, मान लिया लाइट वेव। लेकिन जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ देखते हैं, हम कम्पटन इफेक्ट की तरफ देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि लाइट वेव होते हुए भी जो काम करेगी वो पार्टिकल के करेगी। तो डी ब्रोगले ने कहा कि लाइट वेव है, लेकिन वो वेव होते हुए भी किसके काम करती है? पार्टिकल के करती है। क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट प्रूव करते हैं कि लाइट की नेचर वेव है, तो उसने कहा मान लिया कि लाइट वेव है, लेकिन वो वेव होते हुए भी किसके काम कर लेती है? वो काम कर लेती है पार्टिकल। जैसे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लेती है, मीन्स वो पार्टिकल का काम है। वो कम्पटन इफेक्ट कर लेती है, वो पार्टिकल का काम है। वो पेयर प्रोडक्शन एनिलेशन कर लेती है, वो पार्टिकल का काम है। तो डी ब्रोगले ने कहा कि मान लो कि लाइट वेव है, लेकिन वो वेव होते हुए भी पार्टिकल के काम कर लेती है। तो डी ब्रोगले ने कहा कि अगर लाइट वेव होते हुए भी पार्टिकल के काम कर सकती है, तो नेचर के अंदर साइमेट्री होती है। साइमेट्री का मकसद है कि अगर लाइट वेव होते हुए भी पार्टिकल के काम करेगी, तो जो पार्टिकल होगा वो वेव के काम भी करेगा। मीन्स उसने कहा कि फिर जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसकी हाइपोथेसिस सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए थी, और इसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी इंटरफेरेंस करेगा, वो भी डायफ्रेक्शन करेगा। चाहे वो है तो पार्टिकल, लेकिन वो किसके काम करेगा? वो वेव के काम करेगा। इसने जो हाइपोथेसिस दी थी वो इलेक्ट्रॉन के लिए थी, लेकिन अब हम ये मानते हैं कि ये सब पार्टिकल करते हैं। चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो अल्फा पार्टिकल हो, कोई भी पार्टिकल हो, वो वेव की प्रॉपर्टीज रख सकता है। चाहे हम हो, कोई गाड़ी है, कोई ऑब्जेक्ट है, हर वो चीज जो पार्टिकल है लेकिन वो मूव करती है, तो वेव की प्रॉपर्टीज रख सकती है। उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, उसकी वेवलेंथ भी होगी, और उसका वही बिहेवियर होगा जो एक वेव का होता है। जिस तरह से वेव इंटरफेरेंस करती है, वेव डायफ्रेक्शन करती है, तो हर पार्टिकल जो होगा वो इंटरफेरेंस भी करेगा और डायफ्रेक्शन भी करेगा। तो ये थी डी ब्रोगले की हाइपोथेसिस। सिंपल सी हाइपोथेसिस है, लेकिन ये वो हाइपोथेसिस है जो उस वक्त बहुत ही, आप कह सकते हैं कि अजीबो गरीब मानी गई। इसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं था कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि एक पागलपन का जो है वो मुजाहिरा किया गया था।
जो है वो डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस के अंदर। तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं कि डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट क्या है। डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह से लाइट वेव होते हुए भी पार्टिकल के काम करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करती है, कम्पटन इफेक्ट करती है, पेयर प्रोडक्शन एनिलेशन ऑफ मैटर करती है। लाइट है वेव, लेकिन जब लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करती है तो हम ये कहेंगे कि लाइट वेव होते हुए भी किसके काम करती है, पार्टिकल के काम करती है। जब वो कम्पटन इफेक्ट करती है तो हम कहेंगे लाइट वेव होते हुए भी कम्पटन इफेक्ट करती है, मतलब वो पार्टिकल वाले काम करती है, वो पेयर प्रोडक्शन एनिलेशन करती है। इसका मकसद है लाइट वेव होते हुए भी पार्टिकल की प्रॉपर्टीज रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान होता है, इंसान की प्रॉपर्टीज अलग होती है, जानवरों की प्रॉपर्टीज अलग होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जिनके अंदर आजकल जानवरों वाली प्रॉपर्टीज भी आ गई है। तो आप ये नहीं कहोगे कि वो इंसान जानवर बन गया, वो शेप से, शक्ल से इंसान होता है, लेकिन उसके काम जो होते हैं वो जानवरों वाले होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो वेव होती है, उस वेव के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है वो प्रॉपर्टीज किसकी होती है, पार्टिकल की होती है। तो डी ब्रोगली ने कहा कि जिस तरह से लाइट वेव होते हुए भी पार्टिकल की प्रॉपर्टीज रखती है, तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है, डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस डेवलप की गई थी सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन अब इस हाइपोथेसिस को हम सब पार्टिकल्स के लिए अप्लाई कर सकते। तो डी ब्रोगली ने कहा कि जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो मोशन के दौरान वो वेव की प्रॉपर्टीज रखेगा, वो इंटरफेरेंस भी करेगा, वो डायफ्रेक्शन भी करेगा, उसके अंदर वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो एक वेव के पास होती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन को वेव की प्रॉपर्टीज उसने असाइन की, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन वेव वाले काम कर सकता है। ये उस वक्त का ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में ये समझा गया कि ये एक पागल शख्स का कॉन्सेप्ट है, इसका अकल से लेना देना कोई नहीं। तो ये थी डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस, और इसके अंदर डी ब्रोगली ने एक फार्मूला भी दिया था कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, उसका फार्मूला भी दिया था। और इलेक्ट्रॉन की जो एटम के अंदर मोशन है उसके शेप्स भी दिए थे कि उसके शेप्स कैसे होंगे। तो अब इसको डिस्कस करते हैं डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस को। तो आप कह सकते हैं बेटा कि इसके अंदर ये कहा गया था कि पार्टिकल कैन हैव वेव प्रॉपर्टीज, के पार्टिकल्स को क्या हो सकती है, वेव की प्रॉपर्टीज हो सकती है कि पार्टिकल लाइक वेव। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने कहा इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि लाइट जो होती है वो वेव होते हुए भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे करती है, कम्पटन इफेक्ट कैसे करती है, पेयर प्रोडक्शन एनिलेशन कैसे करती है। तो डी ब्रोगली ने कहा इसमें हैरत की बात नहीं है, इसमें हैरान न हो।
कि आप जो समझते हैं कि लाइट वेव है, बस वो वेव वाले काम करेगी, पार्टिकल वाले नहीं करेगी, इसको छोड़ दें कॉन्सेप्ट को। ये जो पुराना कॉन्सेप्ट फिजिक्स का है कि वेव अलग चीज होती है, पार्टिकल अलग चीजें हैं, वेव पार्टिकल के काम नहीं करेगी, पार्टिकल वेव के नहीं करेगी, वेव इंटरफेरेंस करेगी, डायफ्रेक्शन करेगी, पार्टिकल डायफ्रेक्शन इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ये उसने कहा पुराना कॉन्सेप्ट छोड़ दे। मान लें कि लाइट वेव है, वेव होते हुए वो इंटरफेरेंस करती है, डायफ्रेक्शन करती है, वो वेव की प्रॉपर्टीज रखती है, तो उसने कहा मान लें कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन को वेव नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, लेकिन वो पार्टिकल होते हुए भी किसके काम करेगा? पार्टिकल होते हुए भी वो वेव वाले काम करेगा। अब इसको मानना इतना आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था? एक सबसे बड़ा एक आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैं से कराची में बात की तो आप मानोगे नहीं, क्योंकि इंसान को पार्टिकल माना जाता है। पार्टिकल एक टाइम पे एक ही जगह पे होता है। लेकिन डी ब्रोगली ने तो अजीब बात कही थी कि उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरफ वेव कर, इलेक्ट्रॉन वेव की तरफ वेव करेगा, तो इसको मानना इतना आसान है कि ठीक है भाई इलेक्ट्रॉन वेव की तरह होगा, भले कर ले इंटरफेरेंस, भले डायफ्रेक्शन, लेकिन उसका इफेक्ट एक बहुत ही ऐसा अजीब इफेक्ट आ रहा था कि अगर वो इंटरफेरेंस करेगा, वो डायफ्रेक्शन करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पे हर जगह पे मौजूद होगा। कैसे होगा ऐसे? कि ये बात साइंटिस्ट मानने के लिए तैयार नहीं थे कि भाई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, उसको एक टाइम पे एक ही जगह पे आप डिटेक्ट करोगे। जैसे बोर की चूड़ी कहती है, बोर की चूड़ी कहती है सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट है तो फिर अनसर्टेनिटी किस बात की? फिर तो इलेक्ट्रॉन आप सर्किल में आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसकी पोजीशन 0.5310 मीटर होता है ना, इसका रेडियस होता है हाइड्रोजन का। तो फिर तो इलेक्ट्रॉन तो उसकी पोजीशन तो फिक्स है ना कि वो फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, तो वो कितनी किस पोजीशन पे होगा? 0.5310 मीटर पे होगा। बात ही खत्म। फिर कौन सी अनसर्टेनिटी, कौन से मसले खत्म है सारे। लेकिन डी ब्रोगले की बात का जो असर था बहुत गहरा असर था। आप इसको सिंपल ना लें कि इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस करता है, क्या बड़ी बात होगी। भले कप्तान इफेक्ट कर लेती है, तो भाई इलेक्ट्रॉन ने अगर डायफ्रेक्शन की, इलेक्ट्रॉन ने अगर इंटरफेरेंस किया तो कौन सा आसमान गिर पड़ा? भले कर ले। लेकिन उसका एक खतरनाक जो पीछे असर आ रहा था वो ये था कि फिर आपको एक ही पार्टिकल को एक ही टाइम पे डिफरेंट जगहों पे एग्जिस्ट करते हुए मानना पड़ेगा। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिस बात को मानना उस वक्त की साइंस के लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन डी ब्रोगली ने कहा ऐसा होगा। एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पे बहुत सारी जगहों पे मौजूद आप पाओगे। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव नहीं करता, ठीक है। बहुत सारी इसकी डीप इफेक्ट्स थे, इतने डीप इफेक्ट्स थे जिसको मानना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, उसको मानना इतना आसान नहीं था, ठीक है। तो डी ब्रोगले ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वे वाली प्रॉपर्टीज रखेगा। इलेक्ट्रॉन को आप स्लिट से गुजारोगे, इंटरफेरेंस करेगा, फ्रिंजेस बनाएगा, डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बनाएगा, डायफ्रेक्शन की फ्रिंजेस बनाएगा। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वही काम करेगा जो वेव करती है। वेव एक टाइम पे डिफरेंट जगहों पे मौजूद रह सकती है, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन डिफरेंट जगहों पे आप उसको डिटेक्ट करोगे। ये बहुत ही अजीब हाइपोथेसिस, इसको मानना अब अगर आपके माइंड में भी चीज आई है तो आपके लिए भी ये मानना मुश्किल होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन को आपके उस कोने में भी मौजूद है, उस कोने में भी मौजूद है। कैसे आप कह सकते हैं कि एक इंसान उमरकोट में भी उस वक्त मौजूद था, कराची में भी मौजूद था, इस्लामाबाद में भी मौजूद। मींस एक ही पार्टिकल की एग्जिस्टेंस एक सिंगल टाइम पे डिफरेंट पोजीशंस पे कैसे डिटेक्ट की जा सकती? लेकिन डी ब्रोगले ने कहा ऐसा होगा। और उसने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया, उसने एक फार्मूला भी बताया
कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जब मूव करता है तो उसकी वेवलेंथ भी होती है, और वेवलेंथ का जो उसने फार्मूला दिया वो ये है। क्या आप कह सकते हैं कि जब इस तरह से इलेक्ट्रॉन, और इसने ये जो है वो वेवलेंथ के बारे में कहा कि इसकी वेवलेंथ होगी h अपान p, या वेवलेंथ होती है h अपान m v, ठीक है। या अगर काइनेटिक एनर्जी के सेंस में देखते हैं तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है p स्क्वायर अपान 2m, तो p हो जाएगा अंडर रेडिकल ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू m। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू h अपान अंडर रेडिकल ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने कहा इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती है, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर जब रिवॉल्व करता है तो लाइक वेव नहीं करता, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी वेव्स बनाता है। ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो बनाता है वो इस तरह से स्टेशनरी वेव्स बनाता है, इस तरह से। आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर इस तरह से जब मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर पार्टिकल की तरह नहीं करता, लाइक अ वेव करता है। मींस ये जो इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर है, अब के शेल के अंदर आप इस इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करना चाहोगे तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी मौजूद होगा, यहाँ पे भी मौजूद होगा, यहाँ पे भी मौजूद, पूरे के शेल के अंदर आप कहीं पे भी डिटेक्ट करोगे आपको हैरत होगी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, वहां पे भी, एक ही साथ पूरे ऑर्बिट के अंदर, इस पूरी पोजीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मौजूद होगा। इस पूरी रीजन के अंदर कहीं पे भी आप इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करोगे तो आप इलेक्ट्रॉन को हर जगह पे मौजूद पाओगे। एक ही इलेक्ट्रॉन को के ऑर्बिट के अंदर हर जगह पे आप मौजूद पाओगे। जिस तरह से वेव एक ही टाइम पे डिफरेंट जगहों पे मौजूद होती है, तो इसी तरह से एक ही इलेक्ट्रॉन को आप डिफरेंट जगहों पे मौजूद पाओगे। अगर इस ऑर्बिट, ये स्टेशनरी वेव्स है बेटा, ये पैटर्न स्टेशनरी वेव्स का है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हर ऑर्बिट के अंदर स्टेशनरी वेव्स का पैटर्न बनाता है। वे स्टेशनरी वेव्स क्या, इतना डिटेल में नहीं जाते, सिंपली ये जो है वो अगर इस ऑर्बिट के अंदर है तो ये इस पूरे ऑर्बिट के अंदर इस तरह से आप इस पूरी चीज का ये मकसद ले सकते हैं कि फिर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट वार्बिट कुछ नहीं होते। इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, ऑर्बिट के बाहर कहीं पे भी हो सकता है, और इस तरह से ऑर्बिट्स के अंदर इसका वेव नेचर इस तरह से होती है। डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इसकी वेव नेचर इस तरह से होती है, सेकंड के अंदर इस तरह से होती है, थर्ड के अंदर इस तरह से होती है। डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर डिफरेंट वेव नेचर होती है, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर एक बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट की वेवलेंथ फाइंड करना चाहोगे, अगर फर्स्ट ऑर्बिट की वेवलेंथ फाइंड करना चाहोगे, h अपान m v1 मींस वेलोसिटी इन द फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर वेलोसिटी, तो आपको वेव नेचर और इसकी वेवलेंथ मिल जाएगी कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, तो उसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, h अपान mv1 होगी, ठीक है। सेकंड ऑर्बिट के अंदर और एक बात से बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप सरकमफेरेंस फर्स्ट ऑर्बिट का निकालोगे c1 इज इक्वल टू होता है 2 पाई r1। सरकमफेरेंस फर्स्ट ऑर्बिट का होता है वो कितना होता है, सरकमफेरेंस, क्योंकि बोर ने क्या कहा था, ऑर्बिट सर्कुलर होता है, सर्कुलर ऑर्बिट का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई r1 होता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इक्वल पाओगे। बोर की थ्योरी के मुताबिक जो फर्स्ट ऑर्बिट का सरकमफेरेंस है, डी ब्रो की हाइपोथेसिस के मुताबिक फर्स्ट ऑर्बिट की वेवलेंथ उसके बराबर, ठीक है। ये बहुत ही एक अजीब इनके दरमियान रिजेम्बलेंस आप कह सकते हैं कि बोर ने कहा था ऑर्बिट सर्कुलर है, डी ब्रोगले ने कहा सर्कुलर नहीं है,
क्योंकि लाइक अ वेव मूव करता है, इसका कोई भी फिक्स पोजीशन तो है ही नहीं। अगर आप ऑर्बिट को सर्कुलर कहते हो तो सर्किल का तो रेडियस फिक्स है, फिर कौन सी अनसर्टेनिटी उसके अंदर, पोजीशन के अंदर कौन सी सर्टेनिटी मोमेंटम के अंदर। जब आप पोजीशन मूव कर ली, आपने मेयर कर ली, तो आपने वेलोसिटी मेयर कर ली, आपने मोमेंटम मेयर कर लिया, कौन सी अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इज रिजल्ट ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस से डायरेक्ट आया है कि जब इलेक्ट्रॉन एक जगह पे एक ही टाइम पे, जब एक जगह पे नहीं बहुत सारी जगहों पे उसको डिटेक्ट किया जाएगा तो उसकी पोजीशन एक्यूरेटली मेयर नहीं की जा सकती। वेव की पोजीशन कौन सी आप बताओ। आपके पूरे रूम के अंदर लाइट फैली हुई है, आप क्या कहोगे कि लाइट की पोजीशन उस कोने में, उस कोने में, आप पोजीशन नहीं बता सकते। आप पोजीशन बताओगे, गलत बताओगे। आप बताओगे उस कोने में उसकी पोजीशन है, तो लाइट तो दूसरे कोने में भी मौजूद है। तो अनसर्टेनिटी तब आती है जब आप इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह मानोगे कि इलेक्ट्रॉन तो इस पूरी एरिया के अंदर एक ही टाइम पे मौजूद होता है। क्या पोजीशन बताओगे कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। एक जगह की पोजीशन बताओगे तो उसमें अनसर्टेनिटी तो होगी ना कि भाई मैंने यहाँ पे तो बताई लेकिन वो तो वहां पे भी मौजूद है। तो एक एरिया के अंदर मौजूद होता है, एक रीजन के अंदर मौजूद होता है, या अनसर्टेनिटी आती है। लेकिन एक अजीब व गरीब इसके अंदर बात थी कि बोहर की थ्योरी के अंदर ऑर्बिट को सर्कुलर माना गया, पोजीशन फिक्स कर दी गई। उसका सरकमफेरेंस आप कैलकुलेट करोगे फर्स्ट का, तो सरकमफेरेंस किसके साथ मैच करेगा। जो डी ब्रोगली ने कहा था कि जो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर उसकी वेवलेंथ होगी, तो फर्स्ट ऑर्बिट का सरकमफेरेंस फर्स्ट ऑर्बिट की वेवलेंथ के बराबर आ जाएगा। मींस अकॉर्डिंग टू द डी ब्रो उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, उसका ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, उसका वेव लाइक शेप है एक, ठीक है, वो वेव की तरह मूव करता है, लेकिन उसकी वेवलेंथ मैच कर रही थी सरकमफेरेंस के साथ। ठीक है, तो ये एक अजीब व गरीब इसके अंदर एक बात थी। बहरहाल इसको हाइपोथेसिस कहा गया क्योंकि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कोई नहीं था कि इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस करता है, इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन करता है। एक पागल का ख्वाब समझा गया कि इस बंदे ने अपनी पीएचडी की थीसिस के अंदर एक अहमकाना बात की है, बेवकूफाना बात की है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करेगा। लेकिन इस बंदे की हाइपोथेसिस थी कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करेगा और इस इलेक्ट्रॉन के अंदर वही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो किसी भी वेव के अंदर होंगे। वेव इंटरफेरेंस करती है, पार्टिकल इंटरफेरेंस करेगा। ये बंदा अपनी बात पे डटा रहा कि इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है वो वेव प्रॉपर्टीज होंगी। अब इस चीज में एक बात देखें बेटा कि इसने कहा कि जो पार्टिकल की वेवलेंथ होगी बेटा, जो पार्टिकल की वेवलेंथ होगी वो होती है h/mv। ठीक है, अब इसके मैं एग्जांपल लेता हूं, फिर उसकी मैं असल चीज बताता हूं कि इसका मकसद क्या है। कि एग्जांपल लेता हूं मैं बेटा, एक एग्जांपल मैं लेता हूं बेटा कि अगर एक हमारे पास मास है, वो 10 किलोग्राम मास है और वो मूव कर रहा है इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड। ये भी बहुत बड़ी वेलोसिटी है। 10 किलोग्राम के लिए 100 मीटर पर सेकंड बहुत बड़ी वेलोसिटी। अब इसकी वेवलेंथ निकालें। इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, इज इक्वल टू h/mv। h होता है 6.634 10⁻−34 अपान हो जाएगा 10 into 100, ये हो जाएगा 6.634 10 पावर, ये हो जाएगा 10 पावर 3 -37 मीटर। इतनी छोटी वेवलेंथ होगी 6.634 10 पावर -37 मीटर। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू मेयर। आज तक साइंस इसके काबिल नहीं हुई, फिजिक्स सॉरी, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू मेयर।
आपको पता है, आपने 9th चैप्टर फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है कि एक्सरे की वेवलेंथ भी डायफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल हम मेयर करते हैं। हमारे पास इतनी सलाहियत नहीं है अभी तक कि हम 10⁻⁻37 मीटर जितनी छोटी वेवलेंथ को हम मेयर कर सकें। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं आया कि हम प्रैक्टिकली उसको मेयर करें। अब वैसे मैथमेटिकली तो आप करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली किसी भी 10 किलोग्राम को मेयर जो है वो हम 10 किलोग्राम मास को 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव करवा के उसकी वेवलेंथ 10⁻37 मीटर को मेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वेवलेंथ को मेयर किया जाता है डायफ्रैक्शन से। अब इस 10 किलोग्राम की बॉडी के लिए अगर आप डायफ्रैक्शन करवाएं तो आपको पता है डायफ्रैक्शन के लिए स्लिट विड्थ कितनी होती है, कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब 10 किलोग्राम की बॉडी का अगर डायफ्रैक्शन आप करवाओगे तो उसके लिए स्लिट की विड्थ कितनी होनी चाहिए, 10⁻⁻37 मीटर। और आपके पास इतने छोटे स्लिट है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो एक्सरे के लिए भी हम क्रिस्टल का सहारा लेते हैं। एक्सरे की 10⁻−10 होती है, -10 को मेयर करना हमारे लिए मसला होता है, वो क्रिस्टल की मदद हम लेते हैं। तो 10⁻−37 को कहां से मेयर कर सकेंगे? इसका मकसद क्या हुआ है? इसका मकसद ये कि जो बड़े पार्टिकल होते हैं, जो आम पार्टिकल होते हैं, इनके अंदर वेव इफेक्ट्स जो होते हैं वो नजरअंदाज कर सकते हैं। आम पार्टिकल के अंदर वेव इफेक्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं होते। आप मूव करते हो, आपके अंदर वेव इफेक्ट्स हैं, लेकिन आपकी वेवलेंथ इतनी छोटी होगी कि उसको आप नजरअंदाज कर लोगे। तो आप कह सकते हैं कि नोट इन कॉमन लाइफ wave effects are so small that they can be neglected। इनको निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए ये चीजें, इनके वेव इफेक्ट्स मेयर करने के लिए। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन को देख लें। अगर इलेक्ट्रॉन है हमारे पास बेटा, एक और इलेक्ट्रॉन का करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन का करें। अब बेटा बुक के अंदर किया हुआ है, इसलिए मैं जो है वो बुक का ही लेता हूँ एग्जांपल। ये सिंध में एग्जांपल, ये मैं बुक वाला ही एग्जांपल ले लेता हूँ कि बुक के अंदर, आप पंजाब के अंदर भी किया हुआ है, सिंध के अंदर, दोनों के अंदर किया हुआ है। टेस्ट के अंदर भी आया था क्वेश्चन, दोनों बुक्स के अंदर है बेटा, सिर्फ एक बुक के अंदर नहीं है, दोनों बुक्स के अंदर है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन है, वो मूव करता है, उसकी वेलोसिटी है 10⁻7 मीटर पर सेकंड। जैसे बेटा इसके अंदर होती है, ऑर्बिट के अंदर भी इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा स्पीड होती है। तो उसके अंदर अगर आप वेवलेंथ मेयर करोगे, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻−31 किलोग्राम है बेटा। तो होगा 6.634 10⁻−34 अपन 9.1 10⁻−31 इंटू वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी कितनी है, 10⁻7। तो आंसर कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.72 इंटू 10⁻−10 मीटर जो है वो आ जाएगा बेटा। इतनी आ जाएगी वेव, मीन्स वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है बेटा, 10⁻−10 मीटर। और ये प्रैक्टिकली मेयरेबल है, ये प्रैक्टिकली मेयरेबल है बेटा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है वो वेवलेंथ एक्सरे की वेवलेंथ के बराबर है। तो इसका मकसद है जिस तरह से एक्सरे की वेवलेंथ आप मेयर कर सकते हैं, मींस एक्सरे डायफ्रैक्ट करता है क्रिस्टल से। तो इसका मकसद है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को
डायफ्रेक्शन करवाएं तो क्रिस्टल आपको मदद दे सकते हैं। मीन्स जो सब एटॉमिक लेवल पे जो चीजें होती है, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर वेव वाले प्रॉपर्टीज डोमिनेंट होती है। बड़ी चीजों के अंदर वेव वाली प्रॉपर्टीज डोमिनेंट नहीं होती। इसलिए आम तरह से जो चीजें होती है ना, वो हमें वेव की तरह बिहेव करते हुए महसूस नहीं होती। लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेंगे, जब हम इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को देखेंगे जिनके मास बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत सारी वेलोसिटीज होती है, उनके अंदर वेव इफेक्ट्स डोमिनेंट होंगे। वो आपको डायफ्रेक्शन करके भी दिखाएंगे, वो आपको इंटरफेरेंस करके भी दिखाएंगे। मींस इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि डायफ्रेक्शन के लिए स्लिट विड्थ होती है कंपेरेबल टू द वेवलेंथ। एक्सरे की वेवलेंथ भी इतनी होती है, एक्सरे कर लेता है ना क्रिस्टल से डायफ्रेक्शन, तो मींस इलेक्ट्रॉन कर लेगा डायफ्रेक्शन। तो क्या कहोगे आप कि सब एटॉमिक लेवल पे छोटे पार्टिकल्स के अंदर वेव इफेक्ट्स जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, तो डी ब्रोगले ने कहा था इलेक्ट्रॉन के लिए कि इलेक्ट्रॉन के अंदर डोमिनेंट होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि है ये इलेक्ट्रॉन के लिए, ये है अब सब के लिए। अब हम मानते सब पार्टिकल के अंदर वेव इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन जो आम पार्टिकल होते हैं, कॉमन पार्टिकल होते हैं, बड़े पार्टिकल होते हैं, उनके अंदर वेव इफेक्ट्स जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उनको मेजर नहीं किया जा सकता। हो सकता है फ्यूचर के अंदर हम मेजर कर लें, लेकिन अभी नहीं कर सकते। ठीक है, अभी मेरे ख्याल में 10⁻⁻17 मीटर, मुझे डेटा सही याद नहीं है, कि अभी आप जो कर सकते हैं शायद 10⁻⁻17 या -14 तक मेजर कर सकते हैं। मुझे सही याद नहीं है, आप देख लीजिएगा, नहीं तो काम की बात नहीं है। बहरहाल 10⁻⁻37 स्टिल फिजिक्स के पास वेव इफेक्ट्स जो है वो मेजर करना इम्पॉसिबल है। इसलिए आम जिंदगी के अंदर जो चीजें होती हैं उनके अंदर वेव इफेक्ट्स न होने के बराबर हो। जैसे आटे के अंदर अगर नमक बिल्कुल थोड़ा डाला जाए तो वो आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन एक अप्रिशिएबल अगर डालेंगे तो वो हमें खाने में महसूस होता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है वो छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं उनके अंदर जो वेव इफेक्ट्स होते हैं वो इतने ज्यादा वेव इफेक्ट्स होते हैं कि इस तरह से आप उनको मेजर कर सकते। तो आप कहोगे इसके बारे में क्या कहोगे? वेव इफेक्ट्स are dominant at subatomic level. At subatomic particles moving with higher velocities के साथ। और इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट के अंदर मूव करता है ना तो भी उसकी वेलोसिटी ज्यादा। तभी डी ब्रोगले ने कहा था कि ऑर्बिट के अंदर वेव इफेक्ट्स होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर भी क्या होता है, बहुत हाई वेलोसिटी से करते हैं। तो ये हमारे पास की बेटा डी ब्रोगले की हाइपोथेसिस। इसके पास कोई भी मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, इसलिए इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। मैं सिंपली इसको रिपीट कर देता हूँ। बेटा डी ब्रोगले ने अपने पीएचडी के थीसिस के अंदर एक थ्योरी पेश की जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। उस थ्योरी के अंदर उसने फिजिक्स का बहुत बड़ा मसला हल किया। उसने कहा कि हम लाइट को वेव मानते हैं, लेकिन लाइट वेव होते हुए भी पार्टिकल वाले काम करती है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, कप्तान इफेक्ट होता है, इसके अंदर लाइट वेव होते पार्टिकल के काम करती है। तो इसने कहा नेचर के अंदर साइमेट्री होती है। अगर लाइट वेव होते हुए भी पार्टिकल वाले काम करेगी तो जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होगा वो पार्टिकल होते हुए भी किसके काम करेगा? वेव के काम करेगा। मींस वो इंटरफेरेंस भी करेगा, डायफ्रेक्शन। उसके लिए उसने वेवलेंथ भी दी और उसने ये कहा कि ये जो वेव इफेक्ट्स होंगे वो आम तरह से बड़े पार्टिकल के अंदर आपको महसूस नहीं होंगे। ये जो होते हैं ये क्वांटम जो है वो नेचर होती है, या सब एटॉमिक लेवल पे माइक्रोस्कोपिक दुनिया के अंदर ये जो वेव इफेक्ट्स होंगे ये ज्यादा डोमिनेंट होंगे। और उसके मैंने एग्जांपल भी कर दिए कि जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह ये छोटे पार्टिकल होते हैं,
जब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम देखते हैं तो इनके अंदर वेव इफेक्ट्स इतने होते हैं कि उनको डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन आम जिंदगी में इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये थी हमारे पास डी ब्रोगले हाइपोथेसिस, इसलिए इसको कहते हैं। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे।